Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is engineer Sayyid Noshad Ali और ये आप लोग मेरा YouTube channel देख रहे हैं. So basically in today's lecture we will discuss on what is BOQ and how BOQ is prepared. So lecture start करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट वी विल डिस्कस दी व्हाट इज BOQ. BOQ क्या चीज होती है? सो इट इज नथिंग बट इट मे बी डिफाइंड एज BOQ stands for bill of quantities. It is a document prepared by quantity surveyor and building estimator that provides specification of items, quantities of items, and the rate of items of work identified by the drawings and specification of the project. So BOQ को अगर हम simply define करें, so BOQ is nothing but it is the bill of quantities. BOQ को bill of quantities कहा जाता है और ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं. और ये डॉक्यूमेंट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? क्वांटिटी सर्वेयर या जो बिल्डिंग एस्टिमेटर होते हैं वो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं. पर सिर्फ बिल्डिंग एस्टिमेटर या क्वांटिटी सर्वेयर ही नहीं, जितने भी बीइंग सिविल इंजीनियर्स, जो इतने सिविल इंजीनियर्स हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि BOQ बेसिकली किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर होता है या BOQ को किस तरीके से हम जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं. अब बेसिकली अगर हम फर्दर देखें तो BOQ जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स प्रोवाइड करता है. अब स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम से मुराद क्या है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ठीक है, कौन से आइटम ऑफ वर्क आप जो है वो उस प्रोजेक्ट पे करना चाहते हैं. लेट्स सपोज अगर आप कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्डिंग में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जिसमें आपका एक्सकेवेशन हो गया, फाउंडेशन हो गया, आपकी फिलिंग आ जाती है, ठीक हो गया, आपके जो सुपर स्ट्रक्चर में जो भी आपका फ्रेमवर्क है उसके साथ साथ जो भी आप फिनिशिंग आइटम्स उसमें आ जाते हैं, ये सारे क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है. वो उसमें बेसिकली क्या होते हैं? स्पेसिफाई होते हैं. उसके साथ साथ क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स, ठीक है, यानी कि उन आइटम की जो भी आप आइटम जो है वो कोड करना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो उसमें मेंशन होती है. उसके साथ साथ उसका रेट होता है कि उस क्वांटिटी का क्या रेट होगा, ठीक हो गया. और वो जो आप निकालते हैं वो किस बेसिस पे या किस बिहाफ पे निकालते हैं, वो बेसिकली आप ड्राइंग्स के ऊपर या जो आपका स्पेसिफिकेशन होता है बुक उसको यानी कि फॉलो करते हुए आप ये सारी चीजें आप बनाते हैं, ठीक हो गया. इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? BOQ कहते हैं. उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ द BOQ. So the first purpose or objective of BOQ is to provide sufficient information on the quantities of the work to be performed. BOQ इसलिए हम बनाते हैं, इसका पर्पस क्यों हम बनाते हैं कि इसका ये पर्पस होता है कि बेसिकली क्या है, BOQ जो है ये आपको एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप कौन सी आपका कौन सा आइटम है और उसकी क्या क्वांटिटी है, ठीक हो गया, और आप कौन सा जो है वो काम आप कर रहे हैं एज पर जो है वो साइट. उसके बाद है टू इनेबल ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडरिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्राइस ऑन एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन. BOQ हम इसीलिए भी प्रिपेयर करते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स जब आप कोई भी जो है वो किसी भी जो है ना वो प्रोजेक्ट के लिए जब आप टेंडरिंग करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यानी कि एक किस्म की एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, BOQ को देखते हुए यानी कि उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पर जो है वो क्या करते हैं, वो टेंडरिंग के लिए वो अप्लाई करते हैं. उसके बाद है टू प्रोवाइड बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर यूज इन प्रेडिक्ट वैल्यूएशन ऑफ द वर्क एग्जीक्यूटेड. BOQ हम इसीलिए भी बनाते हैं क्योंकि BOQ में क्या है कि उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज मेंशन रहती है और उन क्वांटिटीज को जो है वो देखते हुए हम एग्जीक्यूट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने जो है वो परफॉर्म कर ली है और कितनी क्वांटिटी हमने अब परफॉर्म करनी है प्रोजेक्ट में, तो इसको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसके बाद इन ऑर्डर टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव वर्क्स आर आइटमाइज्ड इन द बिल ऑफ क्वांटिटीज टू नो देयर क्वांटिटी, rate and amount.
अब बीओक्यू हम इसीलिए भी बनाते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल जो है वो हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। इसमें एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक हो गया। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट आइटम्स, उसके स्पेसिफिकेशन उसमें क्या होती है, मेंशन रहती है, उसकी क्वांटिटी मेंशन रहती है, उसके रेट्स उसमें मेंशन रहते हैं, और उसके साथ साथ उसका अमाउंट भी उसमें मेंशन रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द BOQ. Next is the importance of BOQ, and it is nothing but the main importance of preparing the bill of quantities can be listed as follows. कौन से मेन इम्पोर्टेंस, या आप कह सकते हैं कि जो है वो जो BOQ में होती है, तो उसमें पहला जो है दैट इज द इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द टोटल एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आप किसी भी प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग BOQs। उसके बाद जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है दैट इज इट गिव्स अ रफ आइडिया अबाउट द इंटायर प्रोजेक्ट। आपको एक रफ आइडिया पता चल जाता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, या आप कोई बंगलो जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया होता है कि वो उसके ऊपर कितना अमाउंट या कितना खर्चा होने वाला है। ठीक हो गया। तीसरा है इट प्रोवाइड्स द क्वांटिटीज टू द कॉन्ट्रैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बिड। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जब टेंडरिंग प्रोसेस के लिए, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, बिड अप्लाई करने के लिए उनके पास क्वांटिटी मेंशन रहती है। उन क्वांटिटीज को यानी कि फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं, वो जो है वो बिड के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स द शेड्यूल ऑफ रेट्स एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग द वेरिएशन ऑर्डर्स एंड असिस्ट इन द वैल्यूएशन। अब ये जो BOQ है वो बेसिकली आपको शेड्यूल ऑफ रेट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट आइटम्स ऑफ स्पेसिफिकेशन मेंशन रहती है, उनकी क्वांटिटीज, रेट्स सारे उसमें मेंशन रहते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि आप यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप उसमें जो भी वेरिएशन है वो आप उसमें असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन आप कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इंटर्म पेमेंट। आप इसको एज ए इंटर्म पेमेंट के तौर पे आप इसको एज अ बेसिस यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिल अमाउंट। इसलिए भी आप BOQ जो है वो बनाते हैं ताकि आप फाइनल बिल अमाउंट जो है वो प्रिपेयर आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BOQ। अब उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन आता है कि BOQ जो है वो हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको एक्सेल शीट में आपको दिखाऊंगा कि BOQ बेसिकली जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट का जो है वो BOQ जो कि मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक प्राइमरी स्कूल है किसी प्रोजेक्ट में जो जिसका ये जो है वो BOQ में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं सेकंड, अगर आप रो में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल वर्क शेड्यूल आइटम। सिविल वर्क में जो शेड्यूल आइटम होते हैं, ठीक है, जो भी आपका जो भी फर्म है, जो भी आपकी क्लाइंट है, उसने आपको शेड्यूल ऑफ जो है वो आइटम्स या शेड्यूल ऑफ रेट्स आपको जो है वो एक बुकलेट फॉर्म में दिए जाते हैं। आप इसमें आते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है BOQ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम रेफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, आइटम रेफरेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग शो की गई है 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप आइटम ऑफ स्पेसिफिकेशन आप इसमें मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो बिल्डिंग में आपकी कौन कौन सी आइटम ऑफ वर्क होंगे, उसमें एक्सकेवेशन होता है, उसमें फिलिंग होती है, उसमें फाउंडेशन होता है, उसमें आपके डिफरेंट स्ट्रक्चरल जो है वो आप कह सकते हैं जो आपके सुपर स्ट्रक्चर में जितने भी आपके कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे इसमें मेंशन्स रहते हैं, और फिनिशिंग जितने आइटम्स हैं वो सारे इसमें सिविल वर्क्स में मेंशन रहते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में या आइटम ऑफ वर्क में आप ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्वांटिटी आती है कि ये जो भी आइटम ऑफ स्पेसिफिकेशन है इसकी क्या क्वांटिटी जो है वो इस पर ड्राइंग जो है वो इसमें यानी कि डिजाइन की हुई होती है इस पर ड्राइंग। उसके बाद रेट, अब रेट पे अगर आप देखेंगे तो रेट जितना भी आपका आइटम ऑफ वर्क होता है उस
उसका यहाँ पे रेट मेंशन होगा, ठीक है, कि अगर इसकी इतनी क्वांटिटी है तो उसका ये रेट होगा, ठीक है, पर यानी कि यूनिट के हिसाब से, ठीक है। अब ये रेट जो है इसमें अब दो चीजें आती हैं, ठीक है। अब अगर कैरेज हम इंक्लूड करेंगे किसी भी आपके आइटम ऑफ वर्क में, तो वो कैरेज रेट जो है वो इसमें क्या होता है, मेंशन होता है, ठीक है। अगर कैरेज आप किसी में ऐड नहीं करते तो वो इसमें चीज मेंशन नहीं रहती। रेट के बाद अगर आप देखेंगे तो यूनिट होता है। अब यूनिट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेट्स सपोज एक्सकेवेशन है तो उसका यूनिट सीएफटी होता है। फिलिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका यूनिट सीएफटी होता है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज किया गया है, तो उसका जो है वो परसेंटेज और सीएफटी में जो है वो यूनिट है, ठीक है। अगर कोई सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ बैग्स में इसमें ये आ रहा है, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम स्टील यूज करते हैं तो स्टील का यूनिट जो है वो क्या है, वो इन टर्म्स ऑफ केजी या किलोग्राम में होता है। यूनिट के बाद अगर आप देखें तो हमारा टोटल अमाउंट आता है। अब टोटल अमाउंट हम इस तरीके से निकालते हैं, जो भी हमारी क्वांटिटी होती है उसको हम उसके रेट के हिसाब से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं बीओक्यू में जो है वो आइटम ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो उसमें पूरी एक डिटेल होती है। अब आप इसमें आप आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो देखिए, ये जो आइटम ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बीओक्यू का टूल होता है। अब इसमें सारी चीजें मेंशन होती है। अब सारी चीजें से मुराद, अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, देखिए इसमें आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एक्सकेवेशन में आपका आपकी लेबर आ जाती है। एक्सकेवेशन में आपकी जो है वो यानी कि आपका जो भी क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग है वो उसमें चीज आ जाती है, ठीक हो गया। उसमें जो कंपैक्शन करनी होती है वो भी उसमें चीज मेंशन रहती है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड इसमें होती है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि वो इंक्लूड नहीं करता। लेट सपोज अगर या अगर M20 ग्रेड कंक्रीट किसी जगह पे हो रहा है, या किसी M20 या कोई भी ग्रेड अगर मेंशन है, तो उसमें वहां पर वो लिखता है कि आपने जो शटरिंग उसमें यूज करनी है वो उसमें इंक्लूड है या वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये जो है आपका आइटम्स या स्पेसिफिकेशन जो भी यहाँ पे होती है ये सारी इंपॉर्टेंट होती है। अब कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे कि जो पहला आइटम है हमारा, दैट इज द एक्सकेवेशन। अब एक्सकेवेशन में क्या क्या चीजें हैं? एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन, ट्रेंचेस एंड ड्रेन्स इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल एक्सेप्ट ग्रेवली एंड मुरम सॉइल, वेट सिल्ट, क्ले और मड, conglomeration of gravel and boulders, soft, sandy or disintegrated sandy and hard rock, and backfilling the excavated material in foundation, plinth or underfloor, including breaking clouds, watering, consolidation by ramming in layers not exceeding 9 inch in depth to full compaction, dressing and disposal of surplus excavated stuff is directed, lead up to one chain and lift up to 5 feet. SI number 9 and पेज नंबर 22, ठीक है। अब ये एक्सकेवेशन के लिए पूरा जो है वो डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें इसने कहा है कि आप एक्सकेवेशन जो है वो आप करेंगे, चाहे वो आप फाउंडेशन की कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेंचेस की कर रहे हैं या ड्रेन की कर रहे हैं, तो उसमें यानी कि आपने क्या करना है, उसमें आपको ये क्वांटिटी आपको मिलेगी और ये उसका जो है वो रेट होगा। उसमें कौन कौन सी चीजें इसमें मेंशन की है, तो इसमें एक्सेप्ट इसने कहा है कि ये सारी चीजें इसमें मेंशन नहीं होगी। और इसमें ये इसने कहा है कि आप जो भी एक्सकेवेशन करेंगे, ठीक है, जो मटेरियल आपका एक्सकेवेशन का आप निकालेंगे वही मटेरियल आपने क्या करना है, उसमें यूटिलाइज करना है, ठीक हो गया। और जो भी मटेरियल आप उसमें यूज करेंगे एज अ फिलिंग मटेरियल, उसमें आपने क्या करना है, लेयर्स में आपने जो है वो काम करना है। यानी कि 9 इंच लेयर आपने क्या करनी है, मेंटेन करनी है, उसकी आपने प्रॉपर कंपैक्शन करनी है, और उसके बाद आप उसकी एफडीटी वगैरह जो भी होती है वो चीजें आप उसमें वो भी इसमें इंक्लूड होती है। आप उसकी प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करते हैं। जो भी आपका डिस्पोजल या सरप्लस एक्सकेवेटेड स्टफ है वो आप उसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, जिसमें वन चेन इसमें आपने यूज करनी है और लिफ्ट जो है 5 फीट इसमें मेंशन है। अब इस एक्सकेवेशन की क्वांटिटी कितनी है, 17,670 सीएफटी, ये क्वांटिटी इसकी मेंशन है। इसका रेट जो है वो दिया गया है पर 100 सीएफटी, दैट इज 172.60, ठीक है।
ये आप क्या करते हैं, इसको यानी कि कंसीडर करते हुए आप जब बीओक्यू या जो भी आप आईपीसी बनाते हैं, उसमें आप इसको जो है वो जो है कंसीडर करते हुए आप अपना बिल जो है वो बनाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सप्लाइंग, स्टेकिंग एंड फिलिंग सेंड के लिए यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, उसकी ये क्वांटिटी दी है और ये उसका यूनिट है और ये उसका रेट है पर सीएफटी, दैट इज 638.51। ठीक है। सप्लाइंग एंड फिलिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइडिंग लेइंग 148, यानी कि 1 पार्ट ऑफ द सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ द सैंड, 8 पार्ट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। अगर आप 148 जो है वो कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, तो उसमें क्वांटिटी जो है वो कितनी यूज होनी है, 2590, और पर सीएफटी आपने यूज करनी है। सीएफटी उसका यूनिट है और रेट जो दिया गया है दैट इज 4701.55, और ये किसका रेट है, 100 सीएफटी का रेट जो है यहाँ पर मेंशन दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 136, अगर आप 136 वहां पर करना चाहते हैं तो उसका ये क्वांटिटी होगा, उसका ये रेट होगा और ये उसका अमाउंट जो है आपको मिलेगा। इस तरीके से अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरसीसी की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है और 1 to 4 इसमें रेशो यूज किया गया है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी यहाँ पर मेंशन है, दैट इज 3390 पर सीएफटी, और उसका रेट जो है वो कितना है 9686। ठीक हो गया, और उसका जो यूनिट है वो क्या है, परसेंटेज सीएफटी है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ स्टील की डिटेल लिखी हुई है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग cold twisted ribbed steel reinforcement bar with minimum yield stress of 60,000 psi with and including the cost of strengthening, cutting, bending, binding, wastage and such overlap as are not shown over the drawings, placing in position on cement 1 to 4 precast and MS chairs, tying with binding wire, cost of chair and wires etc in all kinds of RCC work in foundation, basement, plinth and ground floor of building including septic tank and under ground tank and in projection for future extension SI number 164 पेज नंबर 191। अब ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है स्टील इन्फोर्समेंट के बारे में। ये स्टील इन्फोर्समेंट जो आप प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 60,000 psi होनी चाहिए। और स्टील इन्फोर्समेंट जो भी आप यूज करेंगे, यानी कि जो भी आपकी कटिंग होगी, जो वेस्टेज होगी, उसमें जो आप बाइंडिंग वायर्स यूज करते हैं, आपने जो भी ओवरलेप देना है, वो सारी चीजें आपने क्या करनी है, वो आपने यूज करनी है। और उसमें जो क्वांटिटी आपको दी गई है दैट इज 69,705, दैट इज इन टर्म्स ऑफ केजी, और उसका रेट जो है वो कितना है 43.51 है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और ये उसका जो है वो टोटल अमाउंट बनता है। इस तरीके से अगर आप सिविल में जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे इस यहाँ पर जो है वो मेंशन रहते हैं, उनकी क्वांटिटीज, उनका रेट, उसका यूनिट और इसमें अमाउंट जो है यहाँ पर स्पेसिफाई होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो नीचे में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिविल वर्क नॉन शेड्यूल आइटम्स, ठीक है, वो आइटम्स यानी कि वो आइटम ऑफ स्पेसिफिकेशन जिन जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें जो है वो उनके रेट में वेरिएशन आता है, तो वो बेसिकली नॉन शेड्यूल रेट्स में या उन नॉन आइटम्स में आते हैं और उनकी भी यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन रहती है। अब जैसे कि यहाँ पर अप्लाइंग टर्माइट कंट्रोल ट्रीटमेंट है, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन है 6765 जो है आपने जो है वो टर्माइट कंट्रोल आपने यूज करना है, और उसका यूनिट जो है वो क्या है, एसएफटी है, 8 रुपीज इसका पर एसएफटी जो है वो इसका अमाउंट दिया गया है या रेट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्लम्बिंग वर्क शेड्यूल आइटम, प्लम्बिंग वर्क में जितनी भी चीजें आपकी होती हैं, ठीक हो गया, वो सारी चीजें इसमें आइटम ऑफ वर्क में यहाँ पर मेंशन है, उनकी क्वांटिटीज, उनके रेट, यूनिट और अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद प्लम्बिंग वर्क्स नॉन शेड्यूल आइटम्स यहाँ पर लिखे गए हैं, जो नॉन शेड्यूल में आपके आइटम्स आते हैं, उनकी क्वांटिटीज, रेट और यूनिट और अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क शेड्यूल आइटम है, इलेक्ट्रिकल की जितनी भी एसेसरीज हैं, जितनी भी वायरिंग है, जितनी भी पैनल्स हैं, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रिकल की यूज करते हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल जो है वो यहाँ पर दी गई है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, उनकी क्वांटिटीज, रेट, यूनिट और उनका अमाउंट यहाँ पर मेंशन है।
और ये उनके नॉन शेड्यूल आइटम्स ऑफ वर्क है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके आपको आंसर्स दूं। थैंक यू वेरी मच।